Hello friends, welcome to Civil Sol. फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ डिज़ाइन ऑफ पेवमेंट। तो जनरली जो पेवमेंट होते हैं वो बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, बट आपके सिलेबस में जो है 2 टाइप्स के पेवमेंट हैं जिनकी डिज़ाइन आपको पढ़नी है। फर्स्ट इज़ फ्लेक्सिबल पेवमेंट एंड सेकेंड इज़ रिजिड पेवमेंट। क्लियर है? तो जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट होता है ये जो है आप इसको बिटुमिनस पेवमेंट भी कह सकते हैं, बिटुमिनस पेवमेंट भी बोलते हैं, और रिजिड पेवमेंट को आप सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट भी कह सकते हैं। क्लियर है? सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट। अगर आप इनका कंस्ट्रक्शन देखें फ्लेक्सिबल पेवमेंट का, तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है। तो जो पहला कंपोनेंट आता है बॉटम का, जिसको कहते हैं सबग्रेड, इसके बाद जो लेयर आती है वो होती है सब बेस की, या आप इसको ड्रेनेज लेयर भी बोल सकते हैं। फिर जो टॉप इसके ऊपर जो लेयर आती है वो होती है बेस कोट्स। देन फाइनली जो आता है, एक तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक ये होता है आपका बाइंडर कोर्स, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये थिन बिटुमिनस कोर्स कहलाता है। क्लियर है? थिन बिटुमिनस कोर्स। और जो टॉप कोर्स आता है वो आता है थिक बिटुमिनस कोर्स, या सरफेस कोर्स जिसको आप बोलते हैं, थिक बिटुमिनस कोर्स या सरफेस कोर्स। क्लियर है? तो जनरली जो है ये कंपोनेंट्स जो हैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट में डिसाइड रहते हैं। और रिजिड पेवमेंट की अगर आप बात करें तो रिजिड पेवमेंट में जो बॉटम लेयर होती है इसको सबग्रेड कहते हैं। इसके बाद जो टॉप लेयर आती है ये होती है बेस कोर्स की। फिर जो इसके बाद जो टॉप लेयर आ जाती है वो होती है आपकी सीमेंट कंक्रीट कोर्स। क्लियर है? तो ये जनरली इतने कंपोनेंट्स में रिजिड पेवमेंट डिवाइड होता है। बट अगर आप लोड की बात करें तो जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो लोड जो ट्रांसफ़र होता है फ्लेक्सिबल पेवमेंट में, वो ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफ़र होता है। क्लियर है? ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफ़र ऑन फ्लेक्सिबल पेवमेंट। जैसे कि ये लेयर्स हैं, तो आप इसमें अगर कोई भी व्हील आ रहा है, इसका जो लोड लग रहा है वो ग्रेन टू ग्रेन होगा, इस टाइप से हर लेयर्स में ट्रांसफ़र होगा। बट वही अगर रिजिड पेवमेंट की बात करें तो जस्ट स्लैब पर ही ट्रांसफ़र होता है। तो ये स्लैब एक्शन के थ्रू इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है सिर्फ। फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें लो फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ होती है, और इसमें जो है रिजिड पेवमेंट में हाई फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ होती है। जॉइंट्स की बात करें तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट में कोई भी जॉइंट्स जो हैं प्रोवाइड नहीं करते हैं, नॉट प्रोवाइडेड, और रिजिड पेवमेंट में जो है जॉइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स होते हैं और एक्सपेंशन जॉइंट्स होते हैं, इनको आप रिजिड पेवमेंट्स में प्रोवाइड करते हैं। ये जो है फ्लेक्सिबल पेवमेंट, ये कोड आईआरसी ने एक कोड डिसाइड किया है जिसके अंडर में आता है। तो ये है आईआरसी 37/2012। इस कोड के अंडर में फ्लेक्सिबल पेवमेंट की डिज़ाइन आती है, और रिजिड पेवमेंट की डिज़ाइन आईआरसी 58/2012 इस कोड के अंडर जो है रिजिड पेवमेंट की डिज़ाइन आती है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। कॉस्ट जो है, इनिशियल कॉस्ट जो होती है वो फ्लेक्सिबल पेवमेंट की लो होती है, यानी लो इनिशियल कॉस्ट है। बट मेंटेनेंस जो है इसमें टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट होती है, इसकी लाइफ करीब 15 साल तक होती है। तो इसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो हाई रहती है, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। क्लियर है? अब बात करते हैं रिजिड पेवमेंट की। तो इसमें रिजिड पेवमेंट में जो कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट होती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, वो तो ज़्यादा रहती है, बट जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो इसमें लो रहती है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट। क्लियर है? तो मेंटेनेंस कॉस्ट तो इसमें कम है बट इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है। वही फ्लेक्सिबल पेवमेंट में अपोजिट है कि इनिशियल कॉस्ट लो रहती है और मेंटेनेंस कॉस्ट हाई रहती है। अब बात करते हैं फंक्शंस। जो भी आपने कंपोनेंट्स या पेवमेंट की लेयर्स डिस्कस करी हैं उनका फंक्शन क्या है। तो बेसिकली जो बॉटम लेयर होती है सबग्रेड की, ये कुछ नहीं
कुछ सुपीरियर क्वालिटी की जो सॉइल होती है उनको बना के आप जो है बॉटम लेयर बना देते हैं, क्लियर है, जिससे कि जो भी पेवमेंट का लोड है वो सबग्रेड बियर कर सके, सबग्रेड उसको ले सके। तो सबग्रेड का काम क्या है कि जो पेवमेंट लोड है वो पूरा का पूरा कौन लेता है, सबग्रेड बियर करता है। अब बात करते हैं सब बेस और बेस कोर्स की। तो इसके ऊपर आपको पता है ये सब बेस और सब बेस लेयर प्रोवाइड करते हैं, या इसको आप ड्रेनेज लेयर भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो परमिएबल एग्रीगेट्स होते हैं उनको आप यूज़ करते हैं। तो परमिएबल एग्रीगेट्स का यूज़ इसलिए करते हैं कि जो भी वाटर है वो ईजिली ड्रेन ऑफ हो सके, क्लियर है। इसमें जो स्ट्रेंथ होती है इसकी लो होती है, और उसके ऊपर जो बेस कोर्स आप प्रोवाइड करते हैं इसमें हाई क्वालिटी के एग्रीगेट्स का यूज़ करते हैं आप। इसमें कोई भी ड्रेनेज प्रॉपर्टी नहीं लेते, क्योंकि ड्रेनेज प्रॉपर्टी पर्पस का काम सब बेस लेयर को प्रोवाइड कर दिया। तो जो बेस कोर्स होता है इसमें हाई क्वालिटी के एग्रीगेट्स का आप यूज़ करते हैं, और जिसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी ज़्यादा रहती है। तो ये क्या करते हैं, ये इम्प्रूव कर देते हैं लोड सपोर्टिंग कैपेसिटी को, ठीक है। जो भी लोड आ रहा है उसको ईजिली सपोर्ट कर देते हैं। रिजिड पेवमेंट के लिए जो बेस कोर्स होता है वो प्रिवेंट करता है मड पंपिंग, यानी जो भी मड पंपिंग हो रही है उसको प्रिवेंट कर देता है, और प्रोटेक्ट करता है सॉइल सबग्रेड को फ्रॉस्ट एक्शन से, क्लियर है। अब जो टॉप लेयर आती है सरफेस कोर्स, तो सरफेस कोर्स जो है वो स्मूथ राइडिंग सरफेस प्रोवाइड करता है और टेकन वियर एंड टियर। अब जैसे अगर आप फ्लेक्सिबल पेवमेंट की बात करें तो ये आपका क्या होता है, दो लेयर्स में डिवाइड करते हैं, एक तो थिन बिटुमिनस लेयर और एक आपकी होती है थिक बिटुमिनस लेयर, जिससे जो भी ओवरऑल ऊपर का जैसे वाटर वगैरह है उसको प्रिवेंट कर देता है। थिन बिटुमिनस लेयर कोई भी जो है इसमें पेनिट्रेशन ना हो पाए, तो उसके लिए जो है थिन बिटुमिनस लेयर को प्रोवाइड करते हैं। उसके ऊपर जो है टॉप लेयर जो है वो थिक बिटुमिनस लेयर की प्रोवाइड कर देते हैं। और थिक बिटुमिनस लेयर जो होगा, जो भी ओवरऑल व्हील आएगा, क्लियर है, तो एक स्मूथ राइडिंग सरफेस देगा, एक तो स्मूथ सरफेस प्रोवाइड कर देगा। दूसरा जो वियर एंड टियर हो रहा है व्हीकल का, जो भी रगड़ हो रही है जिसकी वजह से वियर एंड टियर हो रहा है, तो उसको क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, जैसे कि कोई भी टूट फूट ना हो गई, यानी लोड इतना अप्लाई हो सके सफिशिएंटली जिससे कि ईजिली जो है वो रोड पे सरफेस पे कोई भी ब्रेकेज ना हो। तो वो सरफेस कोर्स का मेन काम रहता है। तो बेंकलमैन बीम टेस्ट के थ्रू जो है आप सरफेस कोर्स को चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट। फ्लेक्सिबल पेवमेंट की डिज़ाइन जो करते हैं तो 3 मेथड्स के थ्रू यूज़ होता है। जैसे एक एम्पिरिकल मेथड आता है जो कि बेस्ड होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर और स्ट्रेंथ पैरामीटर्स पे। तो इनके अंडर में 3 टेस्ट आते हैं। एक तो जीआई टेस्ट होता है जिसको कहते हैं ग्रुप इंडेक्स टेस्ट, एक होता है सीबीआर मेथड कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड, एक होता है सीआरबी मेथड कैलिफोर्निया रजिस्टिंग वैल्यू मेथड, क्लियर है। ये 3 मेथड्स जो है आप पढ़ेंगे। फिर सेमी एम्पिरिकल और सेमी थ्योरेटिकल मेथड जो होता है जो कि बेस्ड होता है स्ट्रेस स्ट्रेन फंक्शन पे एंड एक्सपीरियंस पे। तो इसमें जो आता है वो आता है ट्राई एक्सियल मेथड, क्लियर है। थ्योरेटिकल जो मेथड होता है बेस्ड ऑन मैथमेटिकल, ये टोटली थ्योरेटिकल है, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन पे बेस्ड होता है, जिसको कहते हैं बर्मिस्टर इलास्टिक लेयर थ्योरी। इसमें जो मेथड आता है वो है बर्मिस्टर इलास्टिक लेयर थ्योरी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डिज़ाइन ऑफ पेवमेंट्स में कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ व्हील लोड। तो जो अकॉर्डिंग टू आईआरसी जो मैक्सिमम लीगल एक्सिल लोड है उसको कंसीडर किया गया है 8170 kg, और इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड को कंसीडर किया है 4085 kg। जैसे कि एक्सिल और व्हील में डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि कोई भी व्हील्स हैं, ठीक है, इस टाइप का लगा है और ये व्हील्स हैं, तो ये कहलाएगा आपका सिंगल एक्सिल विद डुअल व्हील। सिंगल एक्सिल विद डुअल व्हील मतलब क्या है कि 2 व्हील्स लगे हुए हैं एक साथ, ठीक है, ये सिंगल एक्सिल है, एक लेयर है। और इसी के साथ साथ अगर इस टाइप का कॉम्बिनेशन अगर आप देखें तो जैसे ये और ये, यानी कि कोई भी ऐसे ट्रक वगैरह हो गया, आपने देखा होगा, तो इस टाइप के ऐसे ये 2 व्हील्स साथ साथ लगे हैं और ये हो गया, तो ये टेंडम एक्सिल या डुअल एक्सिल कहलाता है, क्लियर है। टेंडम एक्सिल या डुअल एक्सिल, तो ये डिफरेंस होता है कि एक्सिल में
एक्सल एक ये लेयर और ये व्हील में, क्लियर है। तो ये मैक्सिमम जो लीगल एक्सल लोड कंसीडर किया गया है आईआरसी का वो है 8170 kg, और इक्विवेलेंट उसको कन्वर्ट कर दिया सिंगल व्हील लोड में, तो कितना हो जाएगा इसका हाफ, दो ये हो गया सिंगल, ये एक्सल कहलाएगा, और इसको सिंगल व्हील लोड में अगर आप डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 4085 kg, यानी इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। आपने क्या किया, इस एक्सल को एक सिंगल व्हील में जब कन्वर्ट किया तो उसके इक्विवेलेंट जो लोड आ गया वो आपने कह दिया 4085 kg। तो जो स्ट्रेसेस आती हैं ड्यू टू व्हील लोड एट एनी डेप्थ z, यानी कि कोई भी डेप्थ सपोज ले ली कि ये जो व्हील्स हैं इनको आपने कन्वर्ट कर दिया एक सिंगल व्हील लोड में, इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड में, तो ये जो व्हील्स हैं सपोज इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी है, ठीक है, ये सपोज लेयर बॉटम हो गई। तो अगर आप इसमें देखें कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है सपोज स्मॉल डी है, तो इसको अगर आप सिंगल व्हील में कन्वर्ट करते हैं तो जो डेप्थ z पर जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आती है तो उसका फॉर्मूला आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, सिग्मा z इक्वल टू पी 1 माइनस जेड क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2, क्लियर है। तो ये जो है स्ट्रेसेस आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी डेप्थ z पर, और सपोज एक ये व्हील है और इसकी जो रेडियस है वो आपने a कंसीडर कर ली, जहाँ पे a क्या है रेडियस ऑफ व्हील, ठीक है, और z क्या है डेप्थ, जो है z है आपकी डेप्थ जिस पर स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है, और p क्या है ये प्रेशर है, यानी कि कॉन्टैक्ट प्रेशर है जिसका ओवरऑल फार्मूला होता है टोटल व्हील लोड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कांटेक्ट, क्लियर है, एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो जहाँ कांटेक्ट एरिया क्या होगा ओवरऑल जितना एरिया इसका होगा सर्किल का यानी व्हील का पाई ए स्क्वायर, तो p अपॉन पाई ए स्क्वायर जो है आपका स्मॉल p प्रेशर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड, यानी कि आपने जो एक्सल्स हैं उनको इक्विवेलेंट एक व्हील में कन्वर्ट कर दिया सिंगल व्हील लोड में। तो अगर आप देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, जो दो एक्सिल्स है सपोज इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है, ठीक है, और अगर आप व्हील की सेंटर टू सेंटर दो व्हील की डिस्टेंसेस देखते हैं तो अगर सपोज आपने मान ली एस, क्लियर है, तो ओवरऑल सपोज एक व्हील है इस पर लोड पी आ रहा है और दूसरा व्हील है इस पर लोड पी आ रहा है, तो ये दो व्हील अलग अलग हैं और इनको अगर आप सिंगल कन्वर्ट करते हैं यानी कि इक्विवेलेंट कर देते हैं इनको मिला के एक सिंगल व्हील में, तो ओवरऑल लोड कितना लगेगा। तो अगर आप इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखें, सपोज ये सेंटर लाइन है और ये सेंटर लाइन है, तो अगर आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं लेयर्स में यानी पेवमेंट थिकनेस में, तो सपोज कुछ इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये 45 डिग्री एंगल पर होता है। तो सेम अगर इसका आप देखें तो दूसरी व्हील का जो डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो इस टाइप से कुछ होगा, क्लियर है, यानी कि ये डिस्टेंस 45 डिग्री है, तो फाइनली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई d/2, क्योंकि इसका जस्ट हाफ d/2 है तो ये भी d/2 होगा, ये 45 डिग्री जब एंगल है। और ये ओवरऑल मान लेते हैं कि अगर आपने इक्विवेलेंट ले लिया यानी कि इन दोनों को मिला के एक इक्विवेलेंट कन्वर्ट कर दिया, एक ऐसा व्हील बना दिया जिसका डिस्ट्रीब्यूशन फाइनली क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन यानी कि दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आ रहा है, तो सपोज ये डिस्टेंस मान ली 2s यानी कि ट्वाइस ऑफ स्पेसिंग के बराबर ये डिस्टेंस होगी, तो कितना लोड आएगा, क्लियर है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप एक ग्राफ की हेल्प लेते हैं, तो इस ग्राफ की हेल्प से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ पर सपोज ये ग्राफ है तो आपने देखा कि इस ग्राफ में सपोज इस डायरेक्शन में आपने जो है डिस्टेंस को दिखाया डेप्थ को, यानी कि ये d/2 डेप्थ हो गई, लॉग के टर्म में लेते हैं हमेशा, लॉग बेस 10 d/2 पे अगर आप देखें तो आपने देखा कि सपोज लोड उस समय क्या मिल रहा था, P लोड मिल रहा था, यानी P लोड की वजह से सिर्फ अगर लोड P था तो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तक हो रहा था d/2 तक, लेकिन अगर जो है टोटल डेप्थ जो है आपकी 2s हो गई तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहाँ तक होगा, यानी तो टोटल इक्विवेलेंट लोड यानी इन दोनों व्हील को कंबाइन कर देंगे तो फाइनली टोटल लोड कितना आ जाएगा 2p, क्लियर है। तो 2p आ जाएगा, इसकी वैल्यू जो है अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो ये वैल्यूज़ आपको पता है कि 2s पे ये 2p मिल रहा है, तो कोई भी अगर डेप्थ दे दें अब क्वेश्चन में कि बताइए इतनी डेप्थ पर कैलकुलेट करना है, तो आप इजीली इंटरपोलेशन की हेल्प से आप उस लोड को कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस लोड पर इस डेप्थ पर जो है कितना लोड अप्लाई करना पड़ेगा, तो इस डेप्थ तक डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्ट्रेस का, क्लियर है।
देख लीजिए, वही सेम चीज़ कि यहाँ पे क्या था, log बेस 10 d/2 पे अगर आपने देखा तो यहाँ पे log जो है आपको p लोड मिला। वही अगर आप 2s पे देखते हैं तो ओवरऑल यहाँ पे लोड क्या आ रहा होता है, log 2p। तो इसकी हेल्प से जो है आप कोई भी इंटरपोलेशन की हेल्प से कोई भी लोड को फाइंड कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड कैन बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन आइदर इक्विवेलेंट डिफ्लेक्शन और इक्विवेलेंट स्ट्रेस क्राइटेरिया। ठीक है, ये डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, स्ट्रेस क्राइटेरिया के बेसिस पर आप डिटरमाइन कर सकते हैं। ये वो सिंगल व्हील लोड है हैविंग सेम कॉन्टैक्ट प्रेशर विच प्रोड्यूसेस सेम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट डेप्थ जेड। यानी कि जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन डेप्थ जेड पर दे रहा है वो उसमें सेम कॉन्टैक्ट प्रेशर के साथ जो भी लोड आ रहा है मैक्सिमम, उसको कहते हैं इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। ये सिंगल व्हील लोड प्रोड्यूसिंग द सेम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस एट डिजायर्ड डेप्थ जेड एज डुअल। यानी कि जितना दो व्हील अगर आप यूज़ करते तो जितनी स्ट्रेस मिलती, तो अगर आपने सिंगल व्हील लोड बना दिया उसको तो वो सेम वैल्यू देगा मैक्सिमम स्ट्रेस की। क्लियर है? यानी पहले आप क्या कर रहे थे, दो व्हील को यूज़ कर रहे थे, अगर आपने इसको कंबाइन करके एक व्हील का यूज़ किया तो उसके इक्विवेलेंट जो डेप्थ जेड पर जो स्ट्रेस मिल रही थी वो सेम स्ट्रेस आपको मिलेगी। क्लियर है? अब जैसे एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड ऑफ अ डुअल व्हील assembly carrying 2050 kg load in each wheel for pavement thickness of 6 cm, 15 cm, 20 cm is center to center spacing between tires is 30 cm and clear distance is 12 cm। मतलब क्या है कि दो व्हील है, ठीक है, डुअल व्हील असेंबली है, तो अगर आपने इसमें देखा कि इनके बीच की जो क्लियर डिस्टेंस है स्मॉल डी, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक है। और जब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देख रहे हैं, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग अगर आप देखें तो ये 30 सेंटीमीटर है, तो इसको आप क्या कंसीडर करते हैं, एस। तो अगर आप इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो फाइनली आपको पता है कि अगर यहाँ पे आप log बेस 10 d/2 लेते हैं तो d/2 का मतलब क्या हो गया, d ये है 12, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं log बेस 10 6। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे जो है log बेस 10 2s लेते हैं, जो भी s डिस्टेंस है जिसका मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन आप देख लीजिए डेप्थ पर, तो अगर आप 2s लेते हैं मीन्स 2s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। तो अगर आप 60 पर देखें तो आपको कितना लोड मिलेगा, d/2 पे तो आपको पता है log बेस 10 p मिलता है, और p की वैल्यू कितनी है 2050 kg ईच व्हील पर, यानी इस व्हील पर p है और इस व्हील पर भी p है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2050। वही अगर आप log बेस 10 60 पे 2s पर देखते हैं तो आपको कितना लोड मिलता है, इसका डबल यानी 2p, तो इसका जब आप डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 4100। क्लियर है? तो आपने देखा कि d/2 पे तो इतना लोड मिल रहा है, यानी अगर आप 4100 लोड है तो ओवरऑल डिस्टेंस कहाँ तक जा रही है, डेप्थ जो है वो 60 डेप्थ मिल रही है। क्लियर है? तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है सिंगल व्हील लोड ESWL की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर अ पेवमेंट थिकनेस 6 सेंटीमीटर के लिए। तो आपको पता है कि अगर पेवमेंट थिकनेस जो है वो 6 सेंटीमीटर है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, कुछ इस टाइप से होगा। आपने पढ़ा है कि अगर 45 डिग्री पे है और ये डिस्टेंस 12 है तो ये d/2 कितनी हो जाएगी, 6। तो ओवरऑल अगर आप बोलें कि d/2 यानी 6 सेंटीमीटर पे इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड की वैल्यू कितनी है, वो डायरेक्टली 2050 गिवन है, यानी कि ESWL इक्वल टू 2050 एट 6 सेंटीमीटर थिकनेस, यानी 6 सेंटीमीटर थिकनेस पे तो आपको मिल गई। अब पूछ रहे हैं 15 सेंटीमीटर पे बताइए, तो सपोज इंटरपोलेशन कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे कहीं मान लिया 15, तो log बेस 10 15 पे क्या वैल्यू होगी ये आपसे पूछ रहे हैं सेकेंड पार्ट में। सपोज यहाँ पे मान लीजिए log बेस 10 P1 और दूसरा पूछ रहे हैं 20 सेंटीमीटर पे, तो इसके बीच में यानी इसके आगे होगी, तो कहीं पे यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है log बेस 10 20, तो इस पर जो लोड की वैल्यू है इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड की वो आपको फाइंड करनी है, यानी P1 और P2 की वैल्यू और बतानी है। तो आप डायरेक्टली इंटरपोलेशन लगा सकते हैं। क्लियर है? इंटरपोलेशन कैसे लगाएंगे, आप देखिए, इसको सपोज आपने पैरेलल कर दिया तो आपको पता है कि एक ये ट्रायंगल बन गया और एक ये बड़ा ट्रायंगल, यानी सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पर लोड कितना है, log बेस 10 4100 माइनस, यानी इतनी डिस्टेंस अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है, log बेस 10 2050। क्लियर है? डिवाइडेड बाई,
अब आपको पता है यहाँ पे और यहाँ इनके बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, log बेस 10 P1 यानी log बेस 10 P1 माइनस log बेस 10 2050। क्लियर है। तो ये सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यानी डेप्थ, अब डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस टोटल कितनी होगी, टोटल में से अगर आप इतनी माइनस कर दें यानी log बेस 10 6 माइनस कर दें तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगी। तो log बेस 10 60 माइनस log बेस 10 6 डिवाइडेड बाई, अब आपको ये डिस्टेंस चाहिए, मीन्स log बेस 10 15 माइनस log बेस 10 6। तो आप इससे सॉल्व करके जो है लोड P1 की यानी इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। तो अगर आप P1 की वैल्यू देखें तो आप क्या निकाल लेंगे, यानी जो पहला लोड है जो थिकनेस 6 पर आप निकाल रहे हैं, 15 सेंटीमीटर थिकनेस पे आप देख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2701 kg। क्लियर है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंटरपोलेशन की हेल्प से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वही अगर आप देखें कि सेकंड यानी P2 की वैल्यू, तो सेम इंटरपोलेशन लगा दीजिए। अब आपको ये वैल्यू चाहिए यानी ये P2 की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल का यूज़ कर लीजिए, यानी या तो आप ऐसा करिए कि ये बड़ा ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की हेल्प से आप P2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 20 सेंटीमीटर थिकनेस पे जो P2 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2945 kg। क्लियर है। तो पहली वैल्यू किस पे आई, 6 सेंटीमीटर थिकनेस पे आपको पता है 2050 kg, फिर सेकेंड यानी कि 15 सेंटीमीटर थिकनेस पे 2701 kg, और आपने 20 सेंटीमीटर थिकनेस पे निकाल ली 2945 kg। तो इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड की हेल्प से जो है आप ये वैल्यूज ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टर्म रिजिडिटी फैक्टर। तो रिजिडिटी फैक्टर का ये होता क्या है, ये रेशियो होता है कांटेक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर का। तो सपोज आपने कांटेक्ट प्रेशर की वैल्यू अगर 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मान ली, तो जनरली जो है कांटेक्ट प्रेशर की वैल्यू 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, तो एज्यूम कर ली। तो अगर टायर प्रेशर की वैल्यू 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो रिजिडिटी फैक्टर क्या हो जाएगा 1, यानी अगर टायर प्रेशर की वैल्यू कम है तो रिजिडिटी फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, टायर प्रेशर की वैल्यू यानी लेस देन 7 है तो ओवरऑल रिजिडिटी फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी, लेस देन 1, क्योंकि ओवरऑल क्या है कांटेक्ट प्रेशर 7 है और टायर प्रेशर की वैल्यू जो है वो कम है, यानी 7 से कम है, लेस देन 7 है। तो फाइनली रिजिडिटी फैक्टर की वैल्यू आपको ग्रेटर देन 1 मिल जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिजिडिटी फैक्टर इज ग्रेटर देन 1। सेम अगर आपने टायर प्रेशर की वैल्यू टायर प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे अगर ग्रेटर देन 7 है तो फाइनली रिजिडिटी फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, लेस देन 1। क्लियर है। तो रिजिडिटी फैक्टर डिनोट करता है डिग्री ऑफ टेंशन डेवलप्ड ऑन आउटर वॉल ऑफ टायर। तो टायर की जो बाहर की वॉल्स होती हैं उन पर कितना टेंशन डेवलप हो रहा है वो रिजिडिटी फैक्टर डिनोट करता है। अगर कॉन्टैक्ट प्रेशर 7 है, टायर प्रेशर भी 7 है, तो रिजिडिटी फैक्टर क्या हो जाएगा 1। कॉन्टैक्ट प्रेशर ग्रेटर देन 7 है और टायर प्रेशर लेस देन 7 है तो रिजिडिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और कॉन्टैक्ट प्रेशर अगर ग्रेटर देन 7 है, कॉन्टैक्ट प्रेशर सपोज लेस देन 7 है और टायर प्रेशर जो है वो ग्रेटर देन 7 है, तो फाइनली रिजिडिटी फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, लेस देन 1। एक आता है टर्म रिपीटिशन ऑफ लोड्स। तो रिपीटिशन ऑफ लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं कि सपोज P जो है वो एक्सल लोड्स है, यानी जो एक्सल पे लोड आ रहे हैं, N जो है वो नंबर ऑफ रिपीटिशंस हैं। क्लियर है। तो आपको ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है। तो सपोज अगर एक लोड है P1 स्टैंडर्ड एक्सल लोड, तो उस पर जो है नंबर ऑफ रिपीटिशंस N1 आ रहे हैं, तो दूसरा लोड अगर P2 है तो उस पर रिपीटिशन सपोज N2 आ रहे हैं। तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि अगर P1 की वैल्यू दी है, N1 की वैल्यू दी है, P2 की वैल्यू दी है और पूछ रहे हैं कि इस लोड पर नंबर ऑफ रिपीटिशंस की वैल्यू बताइए, तो नंबर ऑफ रिपीटिशंस की वैल्यू N2 आप इस फॉर्मूले की हेल्प से ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। सपोज P1 जो है क्वेश्चन में अगर आपको गिवन है 60 और जो N1 की वैल्यू है वो आपकी गिवन है 600, ठीक है, और P2 की वैल्यू आपको गिवन है 80, तो N2 की वैल्यू पूछते हैं। तो N2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, P1 इंटू N1 यानी P1 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 80। तो आप इसकी हेल्प से जो है
आप इजीली जो है नंबर ऑफ रिपीटिशंस की वैल्यू N2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये क्वेश्चंस कुछ इस टाइप से आ जाते हैं कि ईजिली जो है आपको बस नंबर ऑफ रिपीटिशंस या नंबर ऑफ लोड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस फॉर्मूले की हेल्प से। अब नेक्स्ट जो मेथड आता है वो है GI मेथड या ग्रुप इंडेक्स मेथड। ये मेथड है जो फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिज़ाइन को डिज़ाइन करता है। इसमें आप फ्लेक्सिबल पेमेंट की जो थिकनेस है पेमेंट की वो आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो GI जो है, GI मेथड के थ्रू आप क्या करते हैं, ये एक फॉर्मूला होता है GI यानी ग्रुप इंडेक्स का, जिसकी हेल्प से आप बता देते हैं कि ओवरऑल जो है थिकनेस क्या प्रोवाइड करनी है। तो जैसे कि सपोज 0.2A प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD, ये फॉर्मूला होता है ग्रुप इंडेक्स का, जहाँ पर A क्या है, ये वो पार्टिकल्स हैं परसेंटेज फाइनर पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीप, यानी 75 माइक्रोन सीप से जितने परसेंट पार्टिकल पास हो गए वो परसेंटेज क्या है A, जिसको डिनोट करते हैं P से, यानी P-35। तो A की जो वैल्यू होती है वो P-35 शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40। क्लियर है? तो A की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ A इक्वल टू क्या है, P-35 दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40। यानी कि जो A की वैल्यू है ये वो प्रपोर्शन है, परसेंटेज फाइनर है, जो कि 35 से कम नहीं होना चाहिए और 75 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो A की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो P-35 कर दीजिए, तो ये वैल्यू ओवरऑल 40 से ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए। वही B क्या है, ये भी सेम है, परसेंटेज फाइनर पार्टिकल थ्रू 75 माइक्रोन सीप। तो इसको कैलकुलेट करते हैं P-15 शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40। और जो C क्या है, ये वो लिक्विड लिमिट है जिसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं, लिक्विड लिमिट -40 शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20। यानी कि वो लिक्विड लिमिट जिसकी वैल्यू 40 से कम नहीं होनी चाहिए और 60 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इस लिक्विड लिमिट की वैल्यू। क्लियर है? तो सपोज अगर आपकी लिक्विड लिमिट की वैल्यू 45 आ जाती है तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 - 40, तो इसकी वैल्यू जो ओवरऑल आ गई 5, तो ये वैल्यू 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सही है? D क्या है, ये है आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स, जिसको IP से रिप्रेजेंट करते हैं। तो D की जो वैल्यू होती है IP-10, और ये जो वैल्यू है D की वो 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जनरली जो ग्रुप इंडेक्स की अगर आप वैल्यू देखें तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 20। जैसे जैसे ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती जाती है ओवरऑल जो सबग्रेड की क्वालिटी है वो ख़राब होती चली जाती है। कुछ लिमिटेशंस हैं इसमें कि जो क्वालिटी है पेमेंट की वो कंसीडर नहीं कर सकते इसमें। सेम थिकनेस इज़ रिक्वायर्ड इवन बेटर क्वालिटी मटेरियल इज़ यूज्ड, यानी कि अगर आपने अच्छी क्वालिटी का मटेरियल भी यूज़ कर लिया तो भी इस मेथड के थ्रू आप सेम थिकनेस ही प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? टाइप ऑफ सबग्रेड और GI रेंज, इसके बेसिस पर आप बता सकते हैं किस टाइप का सबग्रेड है, क्वालिटी क्या है। अगर GI की रेंज 0 से 1 है तो आप कह सकते हैं गुड क्वालिटी का सबग्रेड है, 2 से 4 के बीच में है तो फेयर है, 5 से 9 के बीच में है तो पुअर, और 9 से 20 के बीच में है तो वेरी पुअर क्वालिटी। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव में जो है बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं। एक क्वेश्चन देख लीजिए कि सॉइल सबग्रेड है, कुछ फॉलोइंग डेटा गिवन है। सॉइल पासिंग 75 माइक्रोन सीप, मतलब P की वैल्यू गिवन है, लिक्विड लिमिट 45% है और प्लास्टिक लिमिट आपकी 20% है। तो यहाँ से आप प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो लिक्विड लिमिट 45 है, प्लास्टिक लिमिट 20 है, तो फाइनली आपकी कितनी आ जाएगी, 25% जो है प्लास्टिक लिमिट मिल गई। अब यहाँ पे A-B-C-D चारों जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो A इक्वल टू क्या होता है, P-35, जो कि शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40, यानी 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए P कितना गिवन है, 60 - 35, तो ये कितनी वैल्यू आ गई, 25 जो है आपकी A की वैल्यू आ गई, यानी 25%। ये 40% से ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब है ठीक है, ओके। फिर B की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, P-15, जो कि 40 से ज़्यादा ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। P की वैल्यू कितनी है, 60 - 15। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि फाइनली जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 45, और 40 से ज़्यादा B की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो फाइनली आप B की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 40%। क्लियर है? फिर आप C की वैल्यू देख लीजिए, WL -40, ये जो वैल्यू है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
तो आप यहाँ पे निकाल लेंगे, लिक्विड लिमिट 45 गिवन है, -40 यानी 5% आ गई, तो ये वैल्यू जो है 20 से ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब है ठीक है। और D इक्वल टू क्या होता है, IP -10 जो कि शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20, तो IP की वैल्यू कितनी है 25% -10 तो 15 आ गई, इसका मतलब है 20 से ज़्यादा नहीं है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली GI का फॉर्मूला होता क्या है, 0.2A प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD। क्लियर है। तो यहाँ पे 0.2 A की वैल्यू कितनी है 25 प्लस 0.005 A 25 है, C की वैल्यू जो है 5 गिवन है, प्लस 0.01 B की वैल्यू 40 गिवन है और D की वैल्यू 15% गिवन है। क्लियर है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली 11.625 जो है GI की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इस टेबल की हेल्प से आप थिकनेस बता सकते हैं, 11.625 इसके बीच में लाई करेगा, तो आप इंटरपोलेशन की हेल्प से जो है यहाँ पे थिकनेस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, थिकनेस ऑफ पेवमेंट। तो ओवरऑल जो थिकनेस ऑफ पेवमेंट की वैल्यू आएगी दैट इज 67.2 सेंटीमीटर। ठीक है, आप ये देख सकते हैं नहीं 15 है और ये 10 है, तो 15 माइनस 10 पे आपको डिफरेंस मिल रहा है 78 माइनस 62, तो 11.625 माइनस 10 पे अगर आप डिफरेंस देखें तो फाइनली यहाँ पे जो T सपोज मान ली थिकनेस, तो क्या डिफरेंस मिल जाएगा T माइनस 62। तो आप इस टाइप से जो है T की वैल्यू फाइनली फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टेस्ट आता है CBR मेथड, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड। तो इस मेथड में क्या करते हैं कि एक सॉइल सैंपल लेते हैं जिसको बेसल में रखते हैं और लोड अप्लाई करते हैं सॉइल के ऊपर। ठीक है, और जो भी लोड वैल्यू, कितना लोड अप्लाई कर रहे हो, कितना पेनिट्रेशन हो रहा है सॉइल में, वो मेज़र कर लेते हैं। तो जो भी लोड वैल्यूज़ आप देखते हैं वो 2.5 mm पेनिट्रेशन पे फाइंड करते हैं और 5 mm पेनिट्रेशन पे फाइंड करते हैं। सपोज P1 जो है वो मान ली 2.5 mm पेनिट्रेशन पे है और P2 की वैल्यू 5 mm पेनिट्रेशन पे फाइंड कर लेते हैं। These loads are compared with standard load value at 2.5 mm and 5 mm penetration। तो ये वैल्यू जो है आप स्टैंडर्ड लोड वैल्यू से कंपेयर कर लेते हैं ओवर स्टैंडर्ड एग्रीगेट। यानी कि अगर स्टैंडर्ड एग्रीगेट का यूज़ कर रहे हैं तो जो इस पेनिट्रेशन पे जो स्टैंडर्ड लोड की वैल्यू आ रही है तो उससे आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि CBR की वैल्यू फाइनली कितनी आ रही है। क्लियर है। तो ऐसे करते क्या है कि फाइनली एक सॉइल सैंपल एक बेसल में लेते हैं, ये सपोज बेसल है, इसमें आप टॉप से एक प्लंजर जो है, प्लंजर की हेल्प से फाइनली आप लोड को अप्लाई करते हैं। क्लियर है। तो ये जो प्लंजर का डायमीटर होता है ये होता है 5 सेंटीमीटर। तो जनरली आप क्या करते हैं कि जो भी लोड की वैल्यूज़ हैं वो आप देख लेते हैं कि सपोज एक ग्राफ की हेल्प से, कि एक ग्राफ आपने बनाया तो आपने देखा कि 2.5 mm पेनिट्रेशन पे, यानी 2.5 mm पेनिट्रेशन पे जो लोड की वैल्यू आपको मिल रही है वो है आपकी P1 और 5 mm पेनिट्रेशन पे जो लोड की वैल्यू मिल रही है सपोज वो मिल रही है आपको P2। क्लियर है। तो ये अलग अलग वैल्यूज़ अगर इन पेनिट्रेशन पे मिल रही हैं तो इनसे जो है आप जनरल कंपेयर कर सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड लोड्स हैं उनकी वैल्यू से कितना ये लोड की वैल्यू आपको मिल रही है। जैसे कि अगर आप पेनिट्रेशन की बात करें तो पेनिट्रेशन अगर 2.5 mm हो रहा है, ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड एग्रीगेट लोड यूज़ करते हैं, जो आप लोड लगा रहे हैं वो स्टैंडर्ड होता है 1370 kg। क्लियर है। वही अगर आप स्टैंडर्ड स्ट्रेस कैलकुलेट करें तो स्टैंडर्ड स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स डिवाइडेड बाई प्लंजर का एरिया, प्लंजर का डायमीटर 5 सेंटीमीटर है यानी π/4 × 5 स्क्वायर। तो ओवरऑल जो वैल्यू आती है दैट इज 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली 5 mm पेनिट्रेशन पे अगर आप देखते हैं तो जो लोड की स्टैंडर्ड लोड की वैल्यू होती है दैट इज 2055 kg। तो यहाँ पे जब आप स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे तो फाइनली कितनी आ जाएगी 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम एरिया से डिवाइड कर दीजिए। तो ये तो स्टैंडर्ड लोड्स हैं, या तो आप स्टैंडर्ड स्ट्रेसेस के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं या आप स्टैंडर्ड लोड के टर्म में जो है इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनली जब आपने कैलकुलेट किया तो ओवरऑल जो CBR की वैल्यू आई, अब आप क्या करेंगे फाइनली कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो की वैल्यू निकालेंगे। 2.5 mm पेनिट्रेशन पे कितनी आएगी, यानी आपने स्टैंडर्ड लोड को उस लोड से कंपेयर कर लिया। तो P1 की वैल्यू यानी 2.5 mm पेनिट्रेशन पे P1 जो लोड अप्लाई हो रहा था और स्टैंडर्ड लोड क्या था 1370 kg।
तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल जो CBR की वैल्यू है वो 2.5 mm पेनिट्रेशन पे आपने निकाल ली। सेम CBR की वैल्यू आप 5 mm पेनिट्रेशन पे जब देखेंगे तो फाइनली कितनी आ जाएगी, P2 डिवाइडेड बाई जो स्टैंडर्ड लोड है 5 mm पेनिट्रेशन पे 2055 इंटू 100। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है आप CBR की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, और जो CBR की मिनिमम जो वैल्यू आती है वो होती है 20, यानी मिनिमम वैल्यू इसकी हमेशा 20 रहेगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी इसके इक्वल, यानी 100%। क्लियर है, तो ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। अब देख लीजिए, अब सपोज आपको कैलकुलेट करना है थिकनेस ऑफ पेवमेंट, तो जनरली आप फ्लेक्सिबल जो है पेवमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट की जो थिकनेस है वो आप CBR मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1.75P, यानी जो लोड लग रहा है अपॉन CBR% माइनस P अपॉन जो प्रेशर है इंटू पाई। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला होता है थिकनेस ऑफ पेवमेंट का। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है आप पेवमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सपोज आपको पता है कि CBR की 2.5 mm पेनिट्रेशन पे वैल्यू आपने कुछ निकाली, यानी P1 अपॉन 1370 इंटू 100, और फिर आपने CBR की वैल्यू जो है 5 mm पेनिट्रेशन पे निकाली, तो उसकी वैल्यू क्या थी, P2 अपॉन 2055 इंटू 100। तो इनमें से जो भी वैल्यू मैक्सिमम आएगी वो वैल्यू आप ले लेंगे, उसको CBR परसेंटेज में पुट कर देंगे, टोटल लोड उसके करस्पॉन्डिंग जो लोड होगा वो लोड पुट कर देंगे, यहाँ पे स्ट्रेस वगैरह की वैल्यू पुट कर देंगे और पाई से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, तो ये जो है इसकी हेल्प से आप फ्लेक्सिबल पेवमेंट की थिकनेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, जहाँ P की वैल्यू क्या है, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाई पाई A²। ठीक है, जहाँ A क्या है, रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ पे आप रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट जो है इसका यूज़ करेंगे। क्लियर है, जो व्हील है जिसकी रेडियस A है तो उसकी जो कॉन्टैक्ट की जो रेडियस है वो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो फाइनली आपको P की वैल्यू मिल जाएगी। जनरली जो 2.5 mm CBR की वैल्यू जो आती है वो हमेशा 5 mm CBR से ज़्यादा रहती है। अगर 5 mm CBR वैल्यू हायर आ गई देन 2.5 mm CBR वैल्यू से, क्लियर है, तो आप टेस्ट को फिर से परफॉर्म करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से ये वैल्यू ज़्यादा मिल रही है। इफ़ सेम रिजल्ट इज़ फाउंड देन हायर CBR वैल्यू इज़ टेकन एज CBR वैल्यू। अगर सेम रिजल्ट मिल रहे हैं तो जिसकी वैल्यू CBR वैल्यू ज़्यादा मिलेगी तो वो वैल्यू जो है आप कंसीडर कर लेंगे। क्लियर है, कॉज ऑफ इनिशियल कॉन्केविटी CBR कर्व, यानी कि जो कॉन्केव कर्व बन जाता है उसका कारण क्या है, तो या तो ये हो सकता है कि जो प्लंजर आप यूज़ कर रहे थे, ये प्लंजर आप लगा रहे थे सॉइल की सरफेस पे, क्लियर है, तो ये जो प्लंजर है इसका बॉटम पोर्शन और ये सॉइल का जो टॉप पोर्शन है ये तो या तो ये आपस में हॉरिजॉन्टल नहीं होंगे, इसकी वजह से कॉन्केविटी आ रही होगी CBR कर्व में। जैसे आप जो कर्व देखते हैं इस टाइप का कर्व हल्का सा ये कॉन्केव आता है, यानी 2.5 mm पेनिट्रेशन और 5 mm पेनिट्रेशन पे लोड की वैल्यूज़ मिलती हैं, बट ये कर्व स्ट्रेट नहीं आ रहा। तो इसका रीज़न ये है कि या तो प्लंजर का बॉटम पोर्शन और सॉइल का टॉप पोर्शन हॉरिजॉन्टल नहीं है, या जो टॉप लेयर है सॉइल की वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है या इरेगुलर है, उसकी वजह से कॉन्केविटी अकर हो जाती है। क्लियर है, अब नेक्स्ट आता है मॉडिफाइड CBR मेथड। तो मॉडिफाइड CBR मेथड से डायरेक्टली जो है आप नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल कैलकुलेट करते हैं। IRC 37 ये कोड है, इन्हें रिवाइज किया गाइडलाइन फॉर द डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल, यानी कि जो आपने CBR मेथड को यूज़ किया था उनने कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए और क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल के बेसिस पर कैलकुलेट किया रेदर देन टोटल नंबर ऑफ ऑल कमर्शियल व्हीकल एज डन ईजियर। यानी पहले आपने क्या किया था, जो ओवरऑल जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स थे, जो अलग अलग टाइप के व्हीकल्स हैं, उनका टोटल नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल को यूज़ ना करके अब इनने इन सबको एक स्टैंडर्ड एक्सेल में कन्वर्ट कर दिया, यानी एक ऐसा व्हीकल या स्टैंडर्ड एक्सेल बना दिया जो कि कांस्टेंट रहेगा। उसके बेसिस पर जो है फ्लेक्सिबल पेवमेंट की थिकनेस को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इन केस इफ़ रोड्स विद डिज़ाइन ट्रैफिक, इन केस ऑफ रोड्स विद डिज़ाइन ट्रैफिक अगर मोर देन 1500 व्हीकल पर डे है, क्लियर है, तो डिज़ाइन ट्रैफिक इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल लोड ऑफ 8170 kg ड्यूरिंग लाइफ ऑफ रोड्स।
अगर डिज़ाइन ट्रैफिक इससे ज़्यादा है तो आप फाइनली इसको मॉडिफाइड CBR मेथड के थ्रू डिज़ाइन करेंगे। इसमें जो कैलकुलेट करते हैं आप, फॉर्मूला होता है NS का, यानी नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल। इसको MSA में मेज़र करते हैं, यूनिट होती है मिलियन ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल्स। क्लियर है? तो इसकी जो वैल्यू होती है 365 इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n -1 इंटू ADF डिवाइडेड बाई R। तो ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल का, जहाँ पे R ग्रोथ रेट है एंड डिज़ाइन पीरियड है, आपका D जो है व्हीकल, ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, ये व्हीकल डैमेज फैक्टर है, और A की जो फॉर्मूला होता है A = P 1 प्लस R/100 टू द पावर x। क्लियर है? तो A जो है यानी टोटल लोड जो गिवन है P, और ये ग्रोथ रेट हो गया। X जो है लास्ट काउंट में जो भी ईयर्स आ रहे हैं, यानी कि जो लास्ट टाइम काउंट किया था उसके बाद जो टोटल ड्यूरेशन है पीरियड का, उसमें जो डिफरेंस है वो है X की वैल्यू। तो यहाँ से आप A की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, जहाँ पर A क्या है, नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स पर डे जब पेवमेंट कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है? और जहाँ X की वैल्यू है कि वो नंबर ऑफ ईयर्स हैं बिटवीन लास्ट काउंट एंड कंप्लीशन ऑफ पेवमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी जो पेवमेंट कंस्ट्रक्शन हो गया और लास्ट टाइम आपने जो काउंट किया था उनके बीच का जो डिज़ाइन पीरियड है वो है X। तो इसकी हेल्प से जो है आप NS की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देख लीजिए, जहाँ P क्या है, नंबर ऑफ व्हीकल पर डे एट लास्ट काउंट, X क्या है नंबर ऑफ ईयर्स बिटवीन लास्ट काउंट एंड ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, A नंबर ऑफ व्हीकल पर डे जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका हो, R ग्रोथ रेट होता है, जनरली 7.5% होता है, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप उसको यूज़ करेंगे। D क्या है, लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, F है व्हीकल डैमेज फैक्टर, NS है नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल, और N है डिज़ाइन लाइफ ऑफ पेवमेंट। तो जनरली पेवमेंट की डिज़ाइन लाइफ 10 से 20 साल होती है फ्लेक्सिबल पेवमेंट की। अब बात आती है कि ये व्हीकल डैमेज फैक्टर होता है क्या, इसको F से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है डैमेज के इफ़ेक्ट को शो करता है, ठीक है, कि व्हीकल जो है कितना डैमेज हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या है। तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ एक्सेल पर कमर्शियल व्हीकल, यानी कि दिस इज फैक्टर कन्वर्टिंग द नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल ऑफ डिफरेंट एक्सेल लोड टू द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल लोड रिपीटिशन। यानी कि आप क्या कर रहे हैं कि जो भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनके डिफरेंट एक्सेल लोड को आपने एक स्टैंडर्ड एक्सेल लोड में कन्वर्ट कर दिया, तो वो फैक्टर कहलाता है व्हीकल डैमेज फैक्टर। क्लियर है? यानी कि क्या डैमेज की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उसको आपने कन्वर्ट कर दिया स्टैंडर्ड एक्सेल से, तो वो कहलाता है व्हीकल डैमेज फैक्टर। अब बात आता है लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जिसको आप D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है कि पर लेन ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है फैक्टर्स, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमर्शियल ट्रैफिक इन ईच डायरेक्शन एंड इन ईच लेन इज रिक्वायर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द टोटल इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एक्सेल लोड रिपीटिशन इफ नो डेटा इज गिवन। यानी कि अगर आप पर लेन, एक लेन में एक ही डायरेक्शन में जो व्हीकल के जो नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल लोड रिपीटिशंस हो रहे हैं उनको डिटरमाइन करते हैं, तो वो कहलाता है लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। जैसे कि ये हमेशा पर कैरेज वे कैलकुलेट किया जाता है, पर कैरेज वे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। क्लियर है? अब जैसे कि लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात करें तो अगर सिंगल लेन रोड है, फॉर सिंगल लेन रोड, तो जो लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू होती है वो होती है 1। क्लियर है? सिंगल लेन कैलकुलेट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 1 ही होगा। वही अगर आपने सिंगल की जगह 2 लेन रोड की बात कर रहे हैं तो अगर 2 लेन है तो इसका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फैक्टर, यानी कि 0.5 हो जाएगा। सेम अगर आप 4 लेन की बात कर रहे हैं तो जनरली इसका जो लेते हैं वो 0.4 लेते हैं। और वही अगर आप डुअल कैरेज वे की बात करें, यानी कि कैरेज वे जो है वही डबल हो गया, तो उसके लिए D की वैल्यू हमेशा 0.75 लेते हैं फॉर ईच रोड। हर रोड के लिए जो है आप 0.75 वैल्यूज़ लेंगे। तो ये वैल्यूज़ जो है आपको याद होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लेते हैं कि लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू किस किस टाइप की रोड के लिए कितनी होनी चाहिए। क्लियर है? ये क्वेश्चन देख लीजिए कि इनिशियल ट्रैफिक जो है
1213 कमर्शियल व्हीकल्स पर डे है, क्लियर है। और ट्रैफिक ग्रोथ रेट जो है वो 8% पर एनम गिवन है। डिज़ाइन लाइफ 12 ईयर्स है। व्हीकल डैमेज फैक्टर यानी कि जो एफ की वैल्यू है वो 2.5 है और लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर डी की वैल्यू 1 गिवन है। फाइंड आउट करना है क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल्स इन एमएसए, यानी मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल में कन्वर्ट करना है, कैलकुलेट करना है, क्लियर है। तो फाइनली आप क्या करेंगे कि नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है, 365 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन माइनस 1 इंटू ए डी एफ डिवाइडेड बाई आर, क्लियर है। तो आपको पता है 365 1 प्लस ग्रोथ रेट कितना गिवन है 8%, तो यहाँ पे आप 8 रख देंगे, 8 अपॉन 100 टू दी पावर एन माइनस 1 इंटू ए डी एफ, यानी ए क्या, इनिशियल ट्रैफिक, ए की वैल्यू क्या, इतने कमर्शियल व्हीकल्स पर डे, तो कितने कमर्शियल व्हीकल्स पर डे आ रहे हैं 1213, और डैमेज फैक्टर कितना है 2 लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1 है और एफ की वैल्यू है 2.5 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे आर की वैल्यू आप पॉइंट में रखेंगे 0.08, यानी 8% है, परसेंट में कैलकुलेट कर लेंगे 0.08। तो जो एन एस की वैल्यू आएगी, टोटल नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल्स जो हैं वो आ गए आपके 21 MSA, क्लियर है। तो इस टाइप से जो है शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनको आपको ध्यान में होना चाहिए फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है टर्म कैलिफोर्निया रजिस्टरिंग वैल्यू। ये एक CRB मेथड कहलाता है जो कि आप जिसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं थिकनेस ऑफ पेवमेंट। तो ये मेथड बेस्ड होता है स्टेबिलियोमीटर यानी आर वैल्यू पे और कोइशियोमीटर मीन सी वैल्यू पे बेस्ड होता है। तो जनरली इससे जो आप कैलकुलेट करते हैं पेवमेंट की थिकनेस सेंटीमीटर में आती है, वो उसका फॉर्मूला होता है K इंटू TI इंटू 90 माइनस आर डिवाइडेड बाई C टू द पावर 1/5, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला जस्ट आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जो K क्या है आपका, वो कांस्टेंट वैल्यू है, K इज़ कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू जनरली आप लेते हैं 0.166, ठीक है। जहाँ TI क्या है, वो है ट्रैफिक इंडेक्स, और जिसका फॉर्मूला होता है दैट इज़ इक्वल टू 1.35 इंटू इक्विवेलेंट व्हील लोड टू द पावर 0.11। तो EWL क्या हो गया आपका, इक्विवेलेंट व्हील लोड। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है आप थिकनेस ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है ट्राई एक्सियल टेस्ट। तो ट्राई एक्सियल टेस्ट में आप थिकनेस ऑफ पेवमेंट कैलकुलेट करते हैं। थिकनेस ऑफ पेवमेंट कैलकुलेट करने के लिए आप एक जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं इसमें, जैसे कि ये पेवमेंट है, क्लियर है, ये पेवमेंट है और नीचे वाली जो लेयर है ये सबग्रेड की है, ये सबग्रेड हो गया और ये पेवमेंट है। तो जनरली जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो होता है T इक्वल टू √3pxy डिवाइडेड बाई 2πES डेल्टा होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ये बाहर है ES अपॉन EP टू द पावर 1/3, क्लियर है। यहाँ तक है रूट सिर्फ, ये आगे रूट नहीं है, इंटू ES अपॉन E टू द पावर EP टू द पावर 1/3। तो जनरली जो है आप यूज़ करते हैं ये फॉर्मूला फ्लेक्सिबल पेवमेंट की थिकनेस कैलकुलेट करने का, जहाँ P क्या है, व्हील लोड है kg में, X ट्रैफिक कांस्टेंट है, Y रेनफॉल कोफिशिएंट है, ये ट्रैफिक कोफिशिएंट है, ES यंग मॉडुलस है सॉइल सबग्रेड का, और EP क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग मॉडुलस किसका है, पेवमेंट का, क्लियर है, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और A क्या है, जहाँ स्मॉल a है रेडियस ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया, और डेल्टा क्या है, डिज़ाइन डिफ्लेक्शन। अब सपोज फॉर सिंगल लेयर की बात करें, फॉर सिंगल लेयर, तो आपको पता है कि एक ही लेयर है, यानी कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो सिंगल ही होगी, तो ES इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, EP। तो फाइनली जो थिकनेस ऑफ पेवमेंट का फॉर्मूला आपका सिंपली आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, 3pxy डिवाइडेड बाई 2πES डेल्टा होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है ये ट्राई एक्सियल टेस्ट कहलाता है, इसकी हेल्प से जो है आप थिकनेस ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट की कैलकुलेट कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल देख लीजिए, ट्राई एक्सियल टेस्ट पे बेस्ड है
कि डिज़ाइन करना है पेवमेंट सेक्शन बाय ट्राई एक्सियल मेथड। व्हील लोड गिवन है 4000 kg, रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया 15 सेंटीमीटर गिवन है आपको, एक्स की वैल्यू गिवन है 1.6, वाई की वैल्यू गिवन है 0.7 और डेल्टा की वैल्यू जो है वो गिवन है 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेवमेंट जो है कंसिस्ट कर रहा है 6 सेंटीमीटर बिटुमिनस लेयर हैविंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ईपी 1200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, मतलब क्या है, अब बेस कोर्स हैविंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 360 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और ईएस जो सबग्रेड है सॉइल उसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो गिवन है 120 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये सॉइल सबग्रेड है। क्लियर है, ये सॉइल सबग्रेड आ गया, तो इसकी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो है आपकी 120 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके ऊपर जो है लेयर आ गई बेस कोर्स की, फिर ऊपर लेयर आ गई थिन बिटुमिनस लेयर, यानी एक 6 सेंटीमीटर बिटुमिनस लेयर है 6 सेंटीमीटर की। तो आपको जो है डिज़ाइन करना है पेवमेंट कि कितना बेस कोर्स प्रोवाइड करेंगे थिकनेस में, कितनी 6 सेंटीमीटर थिकनेस है थिन बिटुमिनस की, तो क्या क्या आपकी थिकनेस डिज़ाइन करेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि लोड P 4000 kg गिवन है, तो आप थिकनेस जो है इन टर्म्स ऑफ बेस कोर्स मान लीजिए कि खाली बेस कोर्स ही है एक लेयर पूरी बेस कोर्स की और सबग्रेड की लेयर है, तो ओवरऑल थिकनेस जो है वो बेस कोर्स की क्या आ जाएगी। तो आपको पता है कि अगर बेस कोर्स की थिकनेस का फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूला क्या होता है 3pxy डिवाइडेड बाई 2πes डेल्टा होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ES अपॉन EP। यहाँ पे क्या होता है थिकनेस ऑफ पेवमेंट, तो यहाँ पे थिकनेस ऑफ बेस कोर्स है, तो यहाँ पे क्या होगा E ऑफ बेस कोर्स, EP मतलब पेवमेंट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो यहाँ पे आप E किसका लेंगे बेस कोर्स का। क्लियर है, टू द पावर 1/3। तो यहाँ से जब आप इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगी 3 इंटू P आपको गिवन है 4000, X की वैल्यू 1.6 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाई 2πes। ES की वैल्यू कितनी है, यानी सॉइल सबग्रेड के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 120, डेल्टा गिवन है 0.25 होल स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू गिवन है आपकी 15 सेंटीमीटर 15 स्क्वायर इंटू ES, E मतलब सॉइल सबग्रेड का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 120 डिवाइडेड बाई बेस कोर्स का कितना है 360 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर 1/3। तो यहाँ से जो बेस कोर्स की थिकनेस आ गई फाइनली वो आ गई 48.3 सेंटीमीटर। मतलब ये है कि अगर आप खाली सॉइल सबग्रेड और खाली बेस कोर्स प्रोवाइड करते, दो लेयर्स ही होती, ये बेस कोर्स हो गया ये सबग्रेड हो गया, तो फाइनली यहाँ तक की जो थिकनेस होती वो कितनी प्रोवाइड करते आप 48.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या हो गया कि 48.3 सेंटीमीटर खाली अगर बेस कोर्स प्रोवाइड कर रहे होते तो इतनी थिकनेस होती पेवमेंट की, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि आप थिन बिटुमिनस लेयर है 6 सेंटीमीटर की बिटुमिन लेयर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर है, तो आप बेस कोर्स कितनी थिकनेस में प्रोवाइड करेंगे, तो आपको पता है कि ये जो प्रपोर्शन है T प्रपोर्शनल टू 1/E है, क्योंकि पेवमेंट थिकनेस ऑफ पेवमेंट और ये 1/ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये आपस में एक दूसरे के इन्वर्सली प्रपोर्शनल है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि T ऑफ बिटुमिन डिवाइडेड बाई T ऑफ बेस कोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको पता है अगर ये बेस कोर्स है तो यहाँ पे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी E ऑफ बेस कोर्स डिवाइडेड बाई E ऑफ बिटुमिन टू द पावर 1/3। क्लियर है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप जो है बेस कोर्स की थिकनेस निकाल सकते हैं। तो फाइनली यहाँ से T ऑफ बेस कोर्स कितना आ जाएगा कि अगर आप ये देख रहे हैं कि अगर आप 6 सेंटीमीटर बिटुमिन प्रोवाइड कर रहे हैं तो बेस कोर्स की थिकनेस उतनी ही लेयर में कितनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्लियर है, सेम स्ट्रेस की कंडीशन के साथ। तो आपको पता है यहाँ से आप क्या लिख लेंगे T ऑफ बिटुमिन यानी बिटुमिन की थिकनेस इंटू EB अपॉन E ऑफ बेस कोर्स टू द पावर 1/3। तो बिटुमिन की थिकनेस 6 सेंटीमीटर है, EB यानी कि जो भी बिटुमिन का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है 1200
डिवाइडेड बाई बेस कोर्स का है 360 टू द पावर 1/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8.96 सेंटीमीटर आपकी बेस कोर्स की थिकनेस आ जाएगी, जो कि इक्विवेलेंट होगी किसके, 6 सेंटीमीटर बिटुमिन थिकनेस के। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे आप बिटुमिन प्रोवाइड कर रहे थे तो बिटुमिन की लेयर कितनी थी, 6 सेंटीमीटर, और ये किसके इक्विवेलेंट थी, बेस कोर्स की थिकनेस के, यानी 8.96 सेंटीमीटर के। क्लियर है। तो ये अगर यहाँ पे बेस कोर्स प्रोवाइड होता तो ये 8.96 होती, तो रिमेनिंग बेस कोर्स की थिकनेस कितनी बची, 48.3 में से अगर आप 8.96 बेस कोर्स की थिकनेस जो कि 6 सेंटीमीटर बिटुमिन प्रोवाइड कर दिया तो उसके इक्विवेलेंट हो गई, तो आपको इतना प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली आपको बेस कोर्स की थिकनेस कितनी आ जाएगी, 39.34। क्लियर है। तो ये हो गई आपकी पेवमेंट की डिज़ाइन, यानी कि बिटुमिन अगर 6 सेंटीमीटर प्रोवाइड कर दिया तो सिर्फ बेस कोर्स कितनी थिकनेस में प्रोवाइड करेंगे, तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक आता है बर्मिस्टर इलास्टिक लेयर थ्योरी। क्लियर है। ये जो मेथड होता है बेस्ड होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ पेवमेंट सेक्शन अकॉर्डिंग टू बर्मिस्टर, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर बेस्ड होता है। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू बर्मिस्टर थ्योरी, बर्मिस्टर के अकॉर्डिंग इनने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे बेस्ड किया। तो आपको पता है लेयर्स क्या होती हैं, सब ग्रेड, सब बेस, बेस कोर्स और सरफेस कोर्स। तो जनरली जो लोड होता है, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस आती है वो सरफेस कोर्स पे आती है, उससे कम स्ट्रेस बेस कोर्स पे, उससे कम स्ट्रेस जो है सब बेस पे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट होती आती है, और सब ग्रेड पर सबसे कम जो है थिकनेस आपकी प्रोवाइड होती है। तो अगर आप देखें कि जब व्हील लोड एक्ट करता है सब ग्रेड पर, ओवर सब ग्रेड और पेवमेंट पे, तो स्ट्रेसेस जो हैं वो पेवमेंट लेयर्स के साथ साथ क्या होती जाती हैं, रिड्यूस होती जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसकी होगी, सरफेस कोर्स की। उसके बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेस कोर्स की होगी। फिर उसके बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उससे कम जो है वो आपकी सब बेस की होगी। फिर फाइनली जो है वो सब ग्रेड की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू सबसे कम होगी। तो कुछ डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं जिनकी हेल्प से ये फ्लेक्सिबल पेवमेंट को डिज़ाइन करते हैं। ये बेस्ड होता है ES/EP वैल्यू पे, रेशियो पे, और H/A रेशियो पे बेस्ड होता है। यानी कि जो थिकनेस है पेवमेंट की और जो कॉन्टैक्ट एरिया है, रेडियस है जो कॉन्टैक्ट एरिया की, उस रेशियो पर बेस्ड होता है। बर्मिस्टर ने इस पर बेस्ड एक इंट्रोड्यूस किया डिफ्लेक्शन फैक्टर, जिसको कहते हैं F2। क्लियर है। तो इस डिफ्लेक्शन फैक्टर की हेल्प से जो है वो वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं ES/EP की, यानी कितना जो है F2 की वैल्यू आ रही है। तो F2 की वैल्यू जनरली फाइंड करते हैं इस कर्व की हेल्प से। जैसे कि यहाँ पर x एक्सिस पे ने H/A रेशियो दिखा दिया, और यहाँ y एक्सिस पे ES/EP की वैल्यू, y एक्सिस पे जो है F2 फैक्टर को डिनोट कर दिया। क्लियर है। तो इन्होंने क्या किया, एक कर्व ड्रॉ किया। तो जैसे कि ES/EP की वैल्यू अगर 1/2 है तो ये कर्व आया, जिस पर H/A की वैल्यू ये थी, तो F2 फैक्टर की वैल्यू उस पर क्या मिलेगी। क्लियर है। फिर दूसरा कर्व ड्रॉ किया, यानी कि डिफरेंट ES/EP की बेस पर डिफरेंट कर्व्स ड्रॉ हुए। जैसे कि ये 1/4 हो गई वैल्यू, ये 1/10 हो गई, ये 1/100 हो गई। तो इस टाइप से डिफरेंट कर्व जो है इस पर ड्रॉ हुए। उसके बेस पर इनने F2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अगर F2 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई तो उसकी हेल्प से जो है डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप दे दिया बर्मिस्टर ने। अगर पेवमेंट आपका फ्लेक्सिबल पेवमेंट है, अगर पेवमेंट फ्लेक्सिबल पेवमेंट है तो फाइनली जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू आती है दैट इज़ 1.5 PA/ES इंटू F2। क्लियर है। तो F2 की वैल्यू आप ग्राफ से निकाल चुके हैं, तो यहाँ से डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये मेथड दोनों ही टाइप के पेवमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अगर वही रिजिड पेवमेंट की बात हो रही है तो रिजिड पेवमेंट के लिए जो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है दैट इज़ 1.18 PA/ES इंटू F2। तो F2 की वैल्यू आप ग्राफ से निकाल सकते हैं, और यहाँ पे जब पुट कर देंगे तो ये प्रेशर हो गया, ये जो रेडियस ऑफ कांटेक्ट हो गया, ये ES जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सबग्रेड हो गया। तो इसकी हेल्प से आप डिफ्लेक्शन की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक पॉइंट है, जब प्लेट लोड टेस्ट जो कंडक्ट कर रहे हैं ये वैल्यू निकालने के लिए, अगर वो सॉइल सबग्रेड पर हो रहा है और एनी लेयर, किसी भी लेयर्स पर कर रहे हैं, तो रिजिड प्लास्टिक फार्मूले का यूज़ करेंगे। यानी जो डिफ्लेक्शन निकालेंगे तब आप 1.18 PA/ES
इंटू F2 इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। क्लियर है। और वही अगर व्हील लोड टेस्ट कंडक्ट हो रहा है सिर्फ सरफेस पर पेवमेंट की, तब आप फ्लेक्सिबल प्लेट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1.5 PA/ES इंटू F2। तो ये कुछ वर्मिस्टर ने थ्योरी दी थी, टोटल थ्योरेटिकल बेस्ड है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्राफ की हेल्प से आप F2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और पेवमेंट पे जो डिफ्लेक्शन है उसकी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।